आई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के तीसरे दिन का सबसे बड़ा फोकस प्रधानमंत्री का यूनाइटेड नेशंस में समिट ऑफ द फ्यूचर ही है। कितना महत्वपूर्ण है ये संबोधन और ये सम्मेलन किन मायनों में खास है, बता रहे हैं न्यूयॉर्क से हमारे संवाददाता निखिल सिंह। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। जाहिर तौर पर दुनिया उत्सुक होगी ये जानने के लिए कि भविष्य की समस्याओं के लिए भारत के प्रधानमंत्री आखिर क्या समाधान सुझाते हैं। भारत के अगर रुख की बात करें, भारत की प्राथमिकताओं की बात करें, तो इस समिट में भारत साउथ साउथ कॉपरेशन से लेकर सतत विकास और उससे जुड़े हुए लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर जोर देगा। जब दुनिया भर के तमाम देशों के शीर्ष नेता इस समिट में एकत्रित होंगे तो चिंतन, मंथन, मनन इस बात पर होगा कि आखिर कौन सी रणनीति वर्तमान में अपनाई जाए ताकि दुनिया का भविष्य बेहतर बन सके। इस समिट में एक आउटकम डॉक्यूमेंट पैक्ट फॉर द फ्यूचर भी अपनाया जाएगा। कैमरामैन संजय जैना के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, यूनाइटेड नेशंस, न्यूयॉर्क। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में टेक सीईओज की गोलमेज बैठक में भी हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी शीर्ष कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में एआई, सेमीकंडक्टर जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निवेश की संभावनाओं और तकनीक, डिजाइन इन इंडिया को लेकर सभी को आमंत्रित भी किया। सीईओज के साथ इस राउंड टेबल मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने डेटा प्रोटेक्शन लॉ की अहमियत को भी रेखांकित किया। हमने जो नया डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाया है उससे भी आप जैसे साथियों को महत्व है। अब डेटा प्रोटेक्शन लॉ का तो महत्व ही है। अब मैं डेटा पॉलिसी को लेकर के भी आ रहा हूं और मैं गवर्नेंस के मॉडल में डेटा गवर्नेंस पर भी बल दे रहा हूं। मैं गवर्नेंस में एक साइमल्टेनियस पिलर खड़ा करना चाहता हूं जो गवर्नेंस के ट्रेडिशनल मॉडल है उसके साथ साथ एक गवर्नेंस का, डेटा गवर्नेंस का मॉडल, ये दोनों साइमल्टेनियस कैसे काम करे, क्योंकि बदलती हुई दुनिया में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है और हम उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, लेकिन तकनीक का लोकतंत्र से समन्वय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तकनीक अगर लोकतंत्र के बिना है तो वो संकट का कारण बन सकती है। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। शायद ही जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा होगा कि जिसको अब टेक्नोलॉजी ड्राइव न करती हो। किसी समय टेक्नोलॉजी का प्रभाव था, अब मैं देखता हूं टेक्नोलॉजी ड्राइव करने वाली है। लेकिन ऐसे समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी, इसका एक संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है, एक विश्वास पैदा करता है। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये बात भी कही कि भारत सेमीकंडक्टर के डिजाइन में 20% हिस्सेदारी रखता है। साथ ही भारत की नई मुहिम डिजाइन इन इंडिया की भी उन्होंने जानकारी साझा की। हमारा लक्ष्य 1-2 सालों में 85,000 टेक्नीशियन, इंजीनियर्स एंड R&D एक्सपर्ट्स, उनका हम निर्माण करना चाहते हैं। उस प्रकार का हम इकोसिस्टम बना करके रिक्वायरमेंट अनुकूल स्किलिंग, उस दिशा में हम बल देने का प्रयास कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर डिजाइन में तो 20% हिस्सेदारी भारत की है और अब सरकार ने हर सेक्टर के लिए डिजाइन इन इंडिया की मुहिम शुरू की है और हाल में ही हमने हाई एंड रिसर्च को प्रमोट करने के लिए $12 बिलियन का रिसर्च फंड भी बनाया है, क्योंकि हम इनोवेशन पर विशेष बल देना चाहते हैं।
भारत में मजबूत आईपीआर फ्रेमवर्क, जो आपने उल्लेख किया आईपीआर के संबंध में, और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को संरक्षित करने की दिशा में भी हमारा उतना ही बल है। साइंस और टेक्नोलॉजी के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने स्टेम एजुकेशन में भारतीय युवाओं की बढ़ती रुचि का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं की ट्रेनिंग पर सरकार का सर्वाधिक बल है। भारत की औसत आयु 28 इयर्स है और बड़ी बात यह है कि हमारा यूथ स्टेम की पढ़ाई में काफी रुचि ले रहा है। इवन बेटियां भी स्टेम के एजुकेशन में हमारे यहाँ बेटियां भी लीड कर रही है। और मुझे तो याद है कि एक देश में मैं वहाँ के एक बहुत बड़े नेता मुझे पूछ रहा था कि क्या आपके यहाँ बच्चियाँ स्टेम के अंदर रुचि लेती है। जब मैंने उनको आंकड़ा बताया तो उनके लिए सरप्राइज था कि भारत की बेटियां भी उन सारे क्षेत्रों में काफ़ी कुछ कर रही हैं। यूथ का ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग, ये मैं मानता हूं कि बहुत ही फोकस रिक्वायर है, क्योंकि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता ही चला जा रहा है और स्किलिंग में अगर हम अपग्रेडेशन नहीं करते हैं तो शायद हम रुक जाएंगे। तो मेरा बल उस दिशा में भी उतना ही ज़्यादा है। और इंडस्ट्री 4.0 के लिए इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स, वो हम एडवांस में काम करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आपका अनुभव और आपकी रिक्वायरमेंट, उसके आधार पर अगर कोई हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है कि भाई ये हमें चाहिए, तो हम उसके आधार पर काम आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत तेजी से इसको हम बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बायो E3 तकनीक भी जारी की। इससे संबंधित जानकारी भी साझा की, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में बायो E3 पॉलिसी को भी सामने रखा है। उन्होंने कहा कि 2030 तक देश की बायो इकोनॉमी भी बढ़कर $300 बिलियन की होने की संभावना है। बायो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए हम बायो E3 पॉलिसी लेकर आए हैं। बायो E3 यानी बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट, इन तीनों चीज़ों को लेकर के मैंने बायो E3 पॉलिसी को बल दिया है। 2030 तक भारत की बायो इकोनॉमी बढ़कर $300 बिलियन की होने की हम संभावना देखते हैं। तो भारत में अगर देखें तो भारत में सरकार बहुत कुछ कदम उठा रही है कि तकनीक के आधार पर हम विकास कर सकें। और प्रधानमंत्री का ये अमेरिका दौरा और सीईओज के साथ, टेक सीईओज के साथ जो राउंड टेबल हुई है, उससे क्या कुछ निकल कर और किन मायनों में महत्वपूर्ण भी रही है, आपके सामने एक तस्वीर रखना चाहेंगे। क्योंकि देखा जाए तो टॉप 15 जो टेक कंपनीज हैं अमेरिका में, उनके सीईओज यहाँ इस बैठक में शामिल थे, जिसका MIT, द फेमस स्कूल MIT ने ही इसका आयोजन किया। उनके स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के द्वारा ये आयोजित थे। लेकिन लंबी फहरिस्त है, क्योंकि हमने कहा 15 टॉप कंपनियों के सीईओज यहाँ थे, जिनमें शामिल हैं सुंदर पिचाई जो गूगल के हैं, इसी तरीके से एडोबे के, एक्सचेंजर, एनवीडिया के, AMD, HP, ये तमाम वो कंपनियां हैं जो यहाँ पे उपस्थित थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम चर्चा की भी बात करते हैं तो तमाम वो बिंदु सामने रखे गए, जैसे तकनीकी सहयोग की क्या संभावनाएं बन सकती हैं, टेक इनोवेशन से जुड़े हुए क्या अलग अलग पहलू हैं, इन सबको यहाँ पर सामने रखा गया है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अमेरिका से निवेश आ सके, नीतिगत निर्णय भी सामने रखे गए, कैसे बायो E3 को लेकर जो भी हमने बात भी की है कि इसको लेकर भी सरकार ने नीतिगत पहल की है, जिसको भी आज प्रधानमंत्री ने जब टेक सीईओज के साथ बातचीत की थी दूसरे दिन अपने दौरे के, तो इस बात को भी सामने रखा। वैश्विक टेक्नोलॉजी हब बनने की दिशा में भारत में क्या कुछ पहल की गई है, क्या कुछ सरकार कर रही है, व्यवस्थाओं में क्या सरलताएं लाई गई हैं, वो तमाम मुद्दे भी सामने रखे। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए भी इस बात पर भी सरकार कितनी गंभीरता से और प्रतिबद्धता से काम कर रही है, इस बात को भी सामने रखा गया है। क्योंकि जो टेक सीईओज यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में शामिल थे, उसमें वही टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों के ही सीईओज थे। अमेरिका
भारत और अमेरिका की बात करते हैं तो भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है आईसीईटी, जिसमें प्रौद्योगिकी सहयोग, खासतौर पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर जो सहयोग है, आईसीईटी उसको रेखांकित करता है। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन के कार्यकाल में ही आईसीईटी की पहल को दोनों देशों के रिलेशंस के बीच में जोड़ा गया है। और अब मौजूदा दौर में जब भारत स्वयं चाहता है कि इन उभरती हुई तकनीकों को अपनाते हुए आज वर्कफोर्स को लेकर आगे बढ़े, उनको भी तैयार करे, तो ये तमाम बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। हमारे साथ शेखर मांडे जी जुड़ गए हैं, जो सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से के प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रोफेसर मांडे। और एक बड़ी बात हम समझना चाहते हैं, क्योंकि 100 दिन का कार्यकाल जब सरकार की ओर से सामने रखा गया, उसमें एक सोच परिलक्षित थी कि तकनीक आधारित विकास को बढ़ावा देना। अब जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं तो मैं टाइमिंग की भी बात करना चाहूंगी। क्या ये बड़ा सही टाइम है जब हमें तकनीक चाहिए, निवेश चाहिए, और उस संदर्भ में अमेरिका का भारत के साथ जो संबंध है उसमें ये पहलू पहले से ही जुड़ा हुआ है जिसको हम लेकर फायदा उठा सकते हैं? ये आपने जो बात कही कि तकनीक का हम लोग अपना कर आने वाले समय में भारत को किस तरह इसका फायदा हो, इसकी बात में सोचना बहुत जरूरी है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं पूरे विश्व में कि विज्ञान और तकनीकी का सहारा लेकर ही हमारी प्रगति हो सकती है। और जो कि हम लोग अमृतकाल की बात कर रहे हैं, ये निस्संदेह है कि तकनीक को हमें जरूर अपनाना पड़ेगा। और तकनीकी जब हम बात करते हैं, इसमें कोई दूसरा सवाल नहीं है कि अमेरिका जो है बहुत अग्रेसर है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो बैठक की है, काफ़ी तकनीकी जो अग्रेसर कंपनियां हैं, जैसे कि गूगल हो, एनवीडिया हो, एलाई लिली हो, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही सराहनीय बात है। और भारत और अमेरिका के एक आकर इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात है। और सही में अगर जो माननीय प्रधानमंत्री जो कह रहे थे, अगर इसका हम लोग सहारा लेते हैं तो अमृतकाल जो कहते हैं वो एक सही दिशा में जाएगा, ये मैं सोचता हूँ। प्रोफेसर साहब, एक बात स्पष्ट है कि सरकार इस बात को लगातार सामने रख रही है कि देश में ही डिजाइन किया जाए, देश में ही विनिर्माण किया जाए। और इसमें के संदर्भ में एक बात जो भारत लगातार विश्व के सामने रखता है, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, एआई फॉर ऑल, समावेशी विकास। क्या ये वो विश्व बंधु के मूल्य हैं जिनको लेकर भारत का आगे बढ़ना, भारत का मजबूत होना विश्व की बेहतरी के लिए भी है? क्या कितना महत्वपूर्ण है ये संदेश जो प्रधानमंत्री ने इन सीईओज के साथ साझा ही किया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो सदियों से संस्कार चले आते हैं, उसमें हम लोग भारत को हर वक्त, हम अपने आप को हर वक्त पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं। न सिर्फ हमारे बारे में या न सिर्फ भारत के बारे में, लेकिन हम पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं। और जो कि आने वाले समय में ऐसी गंभीर समस्या हमारे सामने में है, जैसे कि इसे हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं या और कोई, तो अगर नई तकनीकियाँ इसके लिए हमारे सामने में आती है तो पूरे विश्व के लिए होगी, न सिर्फ भारत के लिए। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज जो कहा कि सिर्फ मेक इन इंडिया है भारत के लिए नहीं, लेकिन वो पूरे विश्व को, पूरे मानव जात को सामने ले जाने में उसका फायदा होगा, ये मैं मानता हूँ। प्रोफेसर मांडे, सेमीकंडक्टर एक उदाहरण है जहां 3 साल पहले देश में कुछ नहीं था और 3 साल बाद हम चिप बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। माइक्रॉन ने अपने पायलट लैब में पहला चिप भी तैयार कर दिया है जिसको भेजा जा रहा है इत्यादि। ये सरकार की नीयत और नीति दोनों को रेखांकित करता है। कितना उत्साह दे सकता है ये इन टेक सीईओज को, ताकि वो भारत में आए, भारत में निवेश करें और भारतीय संसाधनों का उपयोग करें? जैसे कि सरकार ने हाल ही में कुछ जो कदम उठाए हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर का आपने एक उदाहरण दिया, ऐसे ही कई उदाहरण हैं। जैसे कि क्वांटम पॉलिसी सरकार ने करीबन 1 साल पहले जारी की थी, और बायो E3 पॉलिसी जो हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री से अभी सुनी, ये सब कदम जो है वो एक बहुत सही दिशा में है। और सभी सीईओज जो आपने जो सुना वहाँ पर, उनको ये संदेशा बहुत सीधे तरीके से जा रहा है कि भारत एक बहुत अग्रेसर बनने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए आप सब लोगों को भारत में आने की भी हम लोग दोनों हाथों से आपका स्वागत करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सभी जो सरकार ने कदम उठाए हैं, अलग अलग पॉलिसीज ली है, सेमीकंडक्टर के लिए एक नई PLS स्कीम जो बनाई थी हाल ही में, और वैसे क्वांटम मिशन हो या बायो E3 पॉलिसी हो, ये सब कदम एक सही दिशा में है।
प्रोफेसर मांडे, इन टेक कंपनीज को भारत से क्या कुछ हासिल हो सकता है जिसके आधार पर हम आने वाले भविष्य में इन बहुत सी कंपनियों को, जो उनके सीईओज के द्वारा विचार भी प्रस्तुत किए गए, आते हुए भारत में देख सकते हैं? भारत का सबसे बड़ा पहलू तो ये है कि हमारी पॉपुलेशन जो है एक बहुत यंग पॉपुलेशन है, और ये यंग पॉपुलेशन जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनकी शिक्षा बहुत अच्छी रही है। और प्लस इनोवेशन जो हम लोग चाहते हैं वो भारत का इनोवेशन इंडेक्स लगातार बढ़ते जा रहा है। इसलिए एक बहुत बड़ी संख्या में जो पॉपुलेशन उपलब्ध है भारत में, जो इनोवेटिव हो और जिनका इस्तेमाल सभी कंपनियां कर सकती है, इसके लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अट्रैक्शन कंपनियों को यह रहेगा कि किस तरह युवा पॉपुलेशन भारत की जो है उनको यूज करके हम सभी का कल्याण और सोच सकते हैं। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना है हमें प्रोफेसर मांडे। ऐसे में जिस रफ्तार से सरकार कदम बढ़ा रही है टेक्नोलॉजी हब भारत को बनाने के लिए, क्या बड़ा चैलेंज आप देखते हैं जिसको काउंटर करना अभी जरूरी है? चैलेंज तो हरदम रहेगा, चुनौतियां तो लगातार समय के अनुसार आती रहेगी। लेकिन अगर हम लोग हमारी तरफ से खुद को फुल्ली प्रिपेयर्ड मानते हैं कि हमारी युवा जनता जिनको चैनलाइज करके किस तरह हम लोग विज्ञान और तंत्रज्ञान को अपनाकर इनोवेशन को प्रोत्साहन दे, अगर ये लोग अगर मानते हैं तो चैनलाइज एनर्जी हमारी युवा जनता की उस तरह कर सकते हैं जिस तरह से 2047 का सपना जो है हमारे पूरे देशवासियों का सपना है, मेरा सपना है, आपका सपना है, हम सभी का सपना है, उसको हम लोग साकार कर सकते हैं। प्रोफेसर मांडे, आज एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण बात सामने रखी, वो डेटा को लेकर रखी थी। यानी डेटा पॉलिसी लेकर आ रही है सरकार, और गवर्नेंस में भी डेटा के एक पिलर को जोड़ना चाहती है सरकार। और हम सब एक आम भाषा में इस बात को रखते हैं कि डेटा इज द नेक्स्ट ऑयल। इस संदर्भ में सरकार की ये गंभीर सोच क्या कितनी भविष्योन्मुखी आपको लगती है, और किन मायनों में इस तरीके से डेटा, जब बौद्धिक संपदा आईपीआर की भी बात की पीएम ने, ये पहलू भी इन टेक सीईओ कंपनीज के लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं? क्योंकि सिक्योरिटी हर स्तर पर कंपनियां चाहती हैं, जिसमें डेटा सिक्योरिटी भी शामिल है। डेटा तो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे पूरे विकास का, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो भारत में आके डेटा सेंटर्स भी अपने भारत में बनाएं। सिक्योरिटी तो निस्संदेह है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए सब डेटा की। हमारे देश में जो डेटा जनरेट होता है और वो अगर हमारे देश में ही रह के अगर डेटा सेंटर्स यहीं पे उपलब्ध हो तो वो बड़ी संख्या में हम लोग आगे जा सकते हैं। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जैसे कि सुंदर पिचाई जी हो या येंगसेन ह्युआंग हो, जिनकी बहुत ही सफल कंपनियां रही है, जिनके बड़े बड़े डेटा सेंटर्स अमेरिका में हैं, वो अगर ऐसे डेटा सेंटर भारत में अगर स्थापित कर सके तो हमारे देश के लिए भी वो अच्छा रहेगा, पूरे विश्व के लिए भी अच्छा रहेगा। प्रोफेसर मांडे, जब हम इन बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, बायोटेक की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक सामान्य शब्द हमारे प्रयोग में आ ही चुका है, कितना व्यवहारिक है ये भारत के लिए? ऐसे में जब हम दूसरे पहलुओं की ओर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि रोजगार सृजन होना बहुत जरूरी है, आय बढ़नी बहुत जरूरी है। कहां तक प्रधानमंत्री की ये सोच इन दोनों लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण है? तो जैसे कि आपने जिक्र किया क्वांटम कंप्यूटिंग का, तो सभी दुनिया में लोग जानते हैं कि जो हमारे आजकल के जो कंप्यूटर्स है, डिजिटल कंप्यूटर्स, उनकी सैचुरेशन हो रही है। और इसलिए आगे बढ़ने के लिए पूरे विश्व में सभी लोग ये मानते हैं कि अगर क्वांटम कंप्यूटिंग को अगर अपनाएं तो उसकी पावर उससे भी ज़्यादा बेहतर होकर हो सकती है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में अगर करना हो, इसलिए भारत का जो क्वांटम मिशन है वो उस दिशा में एक कदम रखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कई तरीके से हम लोगों को अगर रीस्किलिंग करने की आवश्यकता है, ताकि हमारी युवा जनता जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाकर, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इंडस्ट्री 4.0 हो, इसको अपनाकर अगर आगे बढ़े तो उसमें नई नई नौकरियां को भी हम लोग तैयार कर सकते हैं और हमारे युवाओं को तैयार कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो चुनौतियां हो, नई तकनीकियों को अपनाकर वो उसके लिए सज रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि जो प्रत्यक्ष नौकरियां उत्पन्न होती हैं इन नई तकनीकों से जुड़ी हुई, उनके पीछे बहुत सी अप्रत्यक्ष नौकरियां भी जुड़ती हैं। तो रोजगार सृजन के लिए ही हमारे आज के युवाओं को रीस्किल और अपस्किल करना और प्रशिक्षण देने पर भी जोर है सरकार का। यानी अलग अलग मोर्चों पर काम हो रहा है बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शेखर मांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और आगे